भारत का नौजवान नागरिक होते हुए अपने मुल्क के लिए प्यार, टेक्नोलॉजी और ज्ञान से लैस महसूस करता हूं मैं। छोटे लक्ष्य रखना जुर्म है, पर मुझे करना है काम महान लक्ष्य के लिए। बदलना है भारत को एक विकसित मुल्क में। प्रचुर आर्थिक समृद्धि से जिसकी बुनियाद जीवन मूल्य हो, मैं हूं उन 1 अरब लोगों में से एक जो नागरिक है। सपना सिर्फ एक का सुलगा देगा उन 1 अरब आत्माओं को। बस यही मेरे भीतर कहीं रच बस गया है। ये जगी आत्माएं कर सकती हैं किसी भी संसाधन का मुकाबला। यही आग है, इनकी ताकत सबसे बेहतर पृथ्वी पर, पृथ्वी में ऊपर और पृथ्वी के भीतर। मैं जलाए रखूंगा ज्ञान की इस मशाल को, अपना सपना पूरा करने के लिए समुन्नत भारत का। अपना सपना पूरा करने के लिए समुन्नत भारत का। ये अमर पंक्तियां हैं भारत रत्न हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को रामेश्वरम में पिता जैनुल अबिदीन के घर माता अशियम्मा की कुक्ष से हुआ। इनके पिता नाविक थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण स्कूल से लौटकर कलाम साहब समाचार पत्र बेचते थे। साथ ही नौका पर अपने पिताजी को भी सहयोग करते थे। डॉक्टर कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनल अब्दीन अब्दुल कलाम था। आपकी विद्यालयीन शिक्षा रामनाथपुरम में हुई और तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से सन 1954 में आपने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1955 में आप मद्रास चले गए। यहीं आपने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। सन 1960 में कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वैज्ञानिक जीवन अत्यंत गौरवमय रहा। विश्वविख्यात वैज्ञानिक रहे। डॉक्टर कलाम ने भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वे कहते थे कि यह मेरा पहला चरण था जिसे मैंने 3 महान शिक्षकों डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में सीखा। डॉक्टर कलाम 4 दशकों तक एक वैज्ञानिक और विज्ञान व्यवस्थापक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसरो आदि अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े रहे। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सन 1974 और 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान के कुलपति भी थे। डॉक्टर कलाम जहां एक ओर महान वैज्ञानिक, वहीं दूसरी ओर बहुत बड़े रचनाकार भी थे। उन्होंने लगभग 25 पुस्तकों का सृजन किया है, जिनमें से प्रमुख है अग्नि की उड़ान, ये 1999 में प्रकाशित हुई। इग्नोटिक माइंड्स, ये 2002 में प्रकाशित हुई। और 1998 में इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, बहुत ही
अमर कृतियां हैं, कालजयी कृतियां हैं, जिसे बड़े गौरव के साथ पाठक वर्ग स्वीकार करते हैं, पढ़ते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रदेय को देखकर भारत सरकार ने सन 1981 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया और सन 1990 में पद्म विभूषण सम्मान से आपको अलंकृत किया गया। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। 1998 में ही अब्दुल कलाम साहब को रॉयल सोसाइटी यूके द्वारा किंग चार्ल्स मेडल प्रदान किया गया। विश्व के लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधि से आपको अलंकृत किया है। आपको वीर सावरकर पुरस्कार से नवाजा गया। वास्तव में अनगिनत अलंकरण से अलंकृत रहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब कहा करते थे, उनका एक सूत्र वाक्य, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, अरे सपने वो हैं जो आपको नींद ही न आने दें। और इसी सूत्र को लेकर के उन्होंने आजीवन अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित रहे। वास्तव में बच्चों, वो कलाम नहीं कमाल थे, वो कलाम नहीं कमाल थे, मिसाइल मैन वो बेमिसाल थे। उनकी खूबियाँ करती रहेंगी पथ प्रदर्शन मेरा, वो मेरी मातृभूमि की ढाल थे। डॉक्टर कलाम बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवा मस्तिष्कों को प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ साथ वे पर्यावरण की भी चिंता करते थे। साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी और गहरी पैठ थी। डॉक्टर कलाम में अपने कार्य के प्रति जबरदस्त दीवानगी थी। वे जिस कार्य को लेते थे मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ वे कार्य रूप को अंतिम चरण तक ले जाते थे, लक्ष्य तक ले जाते थे। ऊर्जा का ऐसा प्रवाह केवल गहरी प्रतिबद्धता तथा समर्पण से ही आ सकता है। वे सच्चे अर्थों में भारतीय थे। उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी, उनमें अदम्य साहस था। वे पहले वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कलाम साहब, जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के सन 2002 से लेकर सन 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। और बच्चों, यह ऐसी दिव्य विभूति जो एक नाविक से लेकर अखबार बेचने के काम से लेकर कि यह बालक आगे चलकर विश्व का माना हुआ वैज्ञानिक होगा और भारत का महामहिम राष्ट्रपति होगा। लेकिन कर्मठता, लगन और निष्ठा ने उनको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 25 जुलाई सन 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में व्याख्यान देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे बेथानी अस्पताल में 7:45 सायंकाल पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 30 जुलाई 2015 को पूरे सम्मान के साथ उन्हें रामेश्वरम के करुम्ब ग्राउंड में दफनाया गया। एक आदर्श व्यक्ति हमारे बीच से सदा सदा के लिए चला गया। बच्चों, आइए
अब हम आपके पाठ्यक्रम में उन्होंने भारत के विकास के संदर्भ में जो एक सपना देखा था, जो एक कल्पना की थी, जो एक उनका महान चिंतन है, उसको देखें। डॉक्टर कलाम का कहना है कि प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज था। हमारे यहाँ का जो पुराना भारत है यह ज्ञानियों से भरा पड़ा था। हमारे यहाँ तो एक सिद्धांत रहा है कि ज्ञानानाम मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इस तरह का सूत्र लोगों के मन में डाला गया था। परिणामस्वरूप बहुत सारे ज्ञानी इस धराधाम पर अवतरित हुए और अपने कार्य का संपादन किया। कालांतर में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया, इनकी योग्यता को चौपट कर डाला। विदेशी आक्रमण हुए, यहाँ मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए। इन सब ने जो हमारी संस्थाएं थी, जो हमारी सामाजिक बुनावट थी, उन सब को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हमारी सांस्कृतिक विरासत को चौपट कर डाला। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तर तक सिमट कर रह गया। अब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूल धूसरित कर दिए थे। इनका कोई लक्ष्य नहीं रह गया था हमारे देश के नौजवानों का, और वे साधारण जीवन से ही संतुष्ट हो जाया करते थे, क्योंकि इस तरह की मानसिकता उनके मन में भर दी गई थी। मूलतः जो ज्ञान की भूमि है वह भारत है, वह आर्यावर्त है, और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। डॉक्टर कलाम का कहना है कि हमारी जो गौरवमयी परंपरा रही है, हमारा जो गौरवमय ज्ञान है, उसकी हम फिर से खोज करें, उसका अनुसंधान करें। एक बार यह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए सदा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। बच्चों, डॉक्टर कलाम ज्ञान के अनेक रूप मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान के कई रूप होते हैं, यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। केवल ज्ञान विद्यालयों, महाविद्यालयों या आश्रमों में, मठ मंदिरों में ही नहीं, यह अनेक स्थलों पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे शिक्षा है, सूचना है, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी ज्ञान मिल सकता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में, अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्रों में, गोष्ठियों में तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग, प्रक्रिया दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों में तक प्राप्त होता है। सवाल यह है कि ज्ञान को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि लोग ये मानते हैं ज्ञान का जो ताल्लुकात है वो शिक्षा से है। शिक्षा और ज्ञान का अन्योन्याश्रित संबंध है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों, संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास भी मौजूद है। इनसे कौशल प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी विरासत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड और वे जो परंपराएं हमारी चेतना का हिस्सा हैं, ये सब दरअसल पुस्तकालयों एवं विश्वविद्यालयों की ही तरह ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। हमारे गांव में गैर पुरातन पंथी और दुनियादारी साझेदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में जैव संरक्षण
और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान के भंडार छिपे पड़े हैं। हमारे देश के हर राज्य में अनेक ज्ञानी पैदा हुए, अनेक विद्वान पैदा हुए और उनकी क्षमता जो है, उनकी विद्वता जो है वह अद्भुत रही है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता रहा है। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि ज्ञान प्रमुख है। ज्ञान से ही कोई भी राष्ट्र और कोई भी समाज आगे की ओर बढ़ सकता है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है। हम लोगों ने अपने ज्ञान को वितरित किया है और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। वास्तव में हमारे यहाँ विद्या एक ऐसा धन है, ऐसा धन माना गया है कि ज्यों ज्यों हम अपने ज्ञान को वितरित करेंगे त्यों त्यों वो बढ़ता जाएगा। और अगर बच्चों ज्ञान को हम रोक देते हैं तो धीरे 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 वो हमारे विस्मृति में चला जाएगा, विस्मृत होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। तो हमारे लिए इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के केंद्रों की जो ख्याति है वो इतनी फैल चुकी थी कि तमाम विदेशों से भी विद्यार्थी जो है आते थे और यहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे। भारत कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग थलग हैं और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौरान विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज बन गया, जिसमें प्रौद्योगिकी पूंजी तथा श्रम का प्रबंध ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला सकता है। 21वीं सदी में एक नए समाज का उदय हो रहा है जिसमें पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान ही प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतकों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। हमारा जो पुरातन ज्ञान है विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण और उसका रख रखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में बच्चों, कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। वास्तव में ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। एक तो सामाजिक बदलाव बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ की जो सामाजिक बुनावट है उसको बहुत ही नए ढंग से देखा जाना चाहिए। तो सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। ये ही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। डॉक्टर कलाम साहब ने युवकों, नौजवानों का आह्वान किया है। वे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका सामना केवल युवक ही कर सकते हैं। कैसे? अपने अदम्य साहस और संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास, ये तीन चीज़ें परमावश्यक हैं। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। ऐसे नहीं कि आप भौतिक संसाधन मुहैया करा दीजिए और कोई राष्ट्र जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। उसके लिए आवश्यक है सोचने समझने और रहन सहन तौर तरीके
जो उनकी आदतें हैं, इनसे कोई भी राष्ट्र जो है महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। हमारे यहाँ युवक उद्देश्य बनाते ही नहीं हैं। अपने जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए उस पर चिंतन ही नहीं करते, जबकि डॉक्टर कलाम आह्वान करते हुए युवकों का कहते हैं कि भाई पहले एक अपना उद्देश्य बनाओ और तुम्हारा उद्देश्य छोटा ना हो, महान सपने देखो, और जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक उसे क्रियान्वित कैसे करोगे। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना एक गुनाह जैसा है। इसलिए बड़े सपने देखो और तुम्हारा जो लक्ष्य हो वो बहुत बड़ा हो। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित न करे। काम बढ़ाए, लेकिन ऐसी शिक्षा हो। हम इस तरह का दृष्टांत दें कि जो युवा पीढ़ी है वे सपने देखना शुरू करे और उनके जो सपने हैं वो वंचित न होने पाएँ, उसे वे कार्य रूप में परिणति दें। यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक न बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि सन 1960 दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आंकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। ये विक्रम साराभाई का जो सपना था वो पूरा हो चुका है। विकसित भारत महज एक सपना नहीं है। जब वह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सपने को साकार करने में शुरू से ही युवा पीढ़ी को सहयोग करना चाहिए। उसे अपनी शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शैक्षिक सीमा और पारिवारिक सीमा को तोड़ना नहीं चाहिए। उसी में रहकर अपनी शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमड़ती घुमड़ती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। क्योंकि शिक्षा को आज रोजगार मूलक ही माना जा रहा है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, पहले हमारा एक सूत्र था, सा विद्याया विमुक्तये। वो हर तरह से हमें मुक्त करती है। अज्ञानता से मुक्त करती है, वो हमें गरीबी से मुक्त करती है, हमें वे जो समाज की विडंबनाएं हैं, विद्रूपताएं हैं, उनसे हमें मुक्त करती है। इसीलिए कहा गया था सा विद्याया विमुक्तये। केवल विद्या को रोजगार कमाने का या पेट भरने का एक साधन बना लिए हैं। तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम भाई नौकरी चाकरी के लिए, रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति के मन में चिंता रहती है, चाहे वो माता पिता हों चाहे बच्चे हों, कि भाई पढ़ने लिखने के बाद पढ़ाई जब पूरी होगी तो हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छोटी मोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का अध्यापन करते हैं, यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे, अन्यथा आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है, बहुत रोजगार है हमारे यहाँ, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। भाई सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी, उसकी एक सीमा है। तो उस सीमा के अंतर्गत सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आप उद्यमशीलता, डिजाइन, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने,
सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावनाएं हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना लें। एक विकसित राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होता है साक्षरता का स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जब तक सब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते और कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। आप में ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं। बेचारे आज भी असाक्षर हैं। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद को दृढ़तापूर्वक मिटा दिया जाए। अब गरीबी और अमीरी को मिटाना बहुत सहज कार्य नहीं है। इसके लिए यही हो सकता है सबसे बढ़िया तरीका कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के गांव को अपना ले, जैसे लोग गोद लेते हैं, और प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाएं और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग करें। तो निश्चित रूप से ज्ञान का दीपक जलेगा और उनके जीवन में भी प्रकाश फैल जाएगा। इसके साथ ही साथ बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। ये डॉक्टर कलाम साहब की पर्यावरण के प्रति जो रुचि है, जो उनकी मंशा है कि भाई वृक्षारोपण हो, इससे पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा, तो उनका ये कहना है कि अपने विद्यालय परिसर या घर के आसपास आप कम से कम 10 पौधे लगाइए, जो आज से कुछ सालों के बाद सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे। हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। आपको भी अच्छा लगेगा कि इस पौधे को हमने आरोपित किया। छात्र, बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, तो निष्ठापूर्वक कार्य हो सकेंगे और आप निश्चित मानिए कि आपको 100% सफलता मिलेगी। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की वे पंक्तियाँ याद आती हैं जो उन्होंने तिरुकुल्लरल में बड़ी सुंदरता से कहा है। सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुँच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत हो। तो इस तरह से विकसित भारत का जो स्वप्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने देखा, आपने इसे समझा। इसमें जो छन कर जो बातें आई हैं, मैं उन्हें प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। देखिए, ज्ञानवान समाज से डॉक्टर कलाम का क्या आशय है, मैंने आपसे चर्चा भी की है। वास्तव में बच्चों, ज्ञान का शिक्षा से बहुत नज़दीकी संबंध है। ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत व संप्रभुता को प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्ञान समृद्धि और ताकत का स्रोत है। प्राप्त ज्ञान के आधार पर निर्माण और उचित प्रयोग किसी भी समाज के ज्ञानवान होने का परिचायक है। एक प्रश्न और बनता है कि लेखक के अनुसार ज्ञान के अनेक रूप हैं जिसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। आखिर वे रूप और स्रोत कौन कौन से हैं? डॉक्टर कलाम के अनुसार ज्ञान के कई रूप हैं। इसे विभिन्न जगहों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे शैक्षणिक संस्थानों,
शिक्षकों, पुस्तकालयों, शोध पत्रों, गोष्ठियों, विभिन्न संगठनों, कार्यस्थलों, प्रबंधकों, कर्मियों और ड्राइंग जो कला है, प्रक्रिया है, दस्तावेजों, दुकानों, कलाकारों और दस्तकारों, वैद्यों, दार्शनिकों, संतों तथा गृहिणियों के कौशल में भी पाया जा सकता है। हमारी विरासत, इतिहास व परंपराएं भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब बच्चों, एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में ज्ञान बांटने की संस्कृति रही है। भारत में ज्ञान बांटने की संस्कृति रही है, इसका निहितार्थ क्या है? उन्होंने किस उद्देश्य से इसे कहा? वास्तव में हमारा जो भारत है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके अलावा यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, जीवन मूल्य, परंपराएं, कर्मकांड इत्यादि समूचे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा शिक्षा, नालंदा का जो वैभवशाली इतिहास है, दो चीज़ें आई, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा शिक्षा और नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभवशाली इतिहास है, तथा अन्य जो हमारे शिक्षा के केंद्र रहे हैं उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर पड़ोसी देशों से भी लोग ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते थे। और ज्ञान व शिक्षा के प्रचार प्रसार में वास्तव में भारत जो है वह सदा से ही अग्रणी रहा है। इसीलिए इसे विश्व में जगत गुरु के नाम से जाना जाता है कि भारत विश्व का जगत गुरु है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपसे चर्चा की है। वास्तव में ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव और धन निर्माण से प्रेरित हैं। सामाजिक बदलाव से आशय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में जो रोजगार है, उत्पादकता है, ग्रामीण समृद्धि का जो मार्ग है उससे प्रशस्त होता है। राष्ट्रीय क्षमताओं की चुनौतियों का संकल्प तथा देश के लिए धन निर्माण के कार्यों को हम सम्मिलित रूप से समाहत कर सकते हैं। एक स्थल पर आया है कि विकसित भारत महज एक रचना नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? साक्षरता के स्तर को बढ़ाकर युवा पीढ़ी सृजन और शोध पर दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करे तो परिणाम उत्कृष्ट होंगे। नई सोच व विचारों से प्रेरित अनुसंधान व विचार एक नए आयाम को दिशा देंगे। यदि हमारी युवा पीढ़ी वर्तमान में इस सोच को आत्मसात कर लेती है और निष्ठापूर्वक आगे बढ़ती है तो विकसित भारत एक सपना नहीं वरन उसका साकार स्वरूप हमारे सामने हो। अब बच्चों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर हमें चर्चा करनी है। एक छोटा सा अपने को आलेख तैयार करना है। कैसे करेंगे हम? वास्तव में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की अनेक उपलब्धियां रही हैं। चंद्रयान 1 से यह मिशन शुरू हुआ तथा मंगल ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को शुरू किया गया। मिशन एस्ट्रोसेट भारतीय खगोल उपग्रह मिशन 28 सितंबर 2015 को इसरो द्वारा शुरू किया गया था। अन्य प्रोजेक्ट के साथ आदित्य अंतरिक्ष यान, अवतार सार्क उपग्रह जिसकी घोषणा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। GSAT-6, INSAT-4E, GSAT-7, INSAT-4F, GSAT-9, GSAT-11, RESAT-1A और निसार के अलावा चंद्रयान 2 इत्यादि कार्यक्रम शामिल है। आज हमारे देश में दूसरों द्वारा अनेक परियोजनाओं के सफलतापूर्वक नया आयाम दिए जा रहे हैं। विकसित भारत के संबंध में डॉक्टर कलाम के विचारों को
आप स्पष्ट करिए, अपने शब्दों में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? वास्तव में डॉक्टर कलाम के अनुसार विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने 5 क्षेत्रों पर अत्यधिक बल दिया है। पहला क्षेत्र क्या है? कृषि और खाद्य के उत्पादन को दुगना करना प्रमुख उद्देश्य है। कृषि और खाद्य के उत्पादन को दुगना करना प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा है विद्युत शक्ति का संचार, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और सौर ऊर्जा पर बल। और तीसरा है शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष बल। चौथा है परमाणु, अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास पर बल। गरीबी, निरक्षरता की दर में कमी, मुद्रा वृद्धि पर बल, मीडिया समुदाय द्वारा सम्मानित हुए समाज के विकास पर बल। डॉक्टर कलाम का विश्वास था कि दृढ़ इच्छा शक्ति, निष्ठा व उत्साह इस स्वप्न को साकार कर सकता है। अब बच्चों, आपके पुस्तक के अंत में 2-3 व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जैसे भाषा के बारे में। आप लोग वर्तनी जो लिखते हैं, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, जिसको आप स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं, वर्तनी की गलतियां आप बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से लिख जाते हैं। तो कुछ उदाहरण आपके पाठ्य माने ग्रंथ में अंत में दिया हुआ है, जैसे है विकसित। अब विकसित जो है अशुद्ध है, गलत है, तो शुद्ध वर्तनी में होगा विकसित। दूसरा है मूलतः, और मूलतः गलत है, यह होगा मूलतः। और जैसे हम लोग बुद्धि को बुद्धि बोलते हैं तो उसी तरह से लिख जाते हैं। बुद्धि ये गलत है, होगा बुद्धि। दुकान, तो दुकान जो है वो गलत है, सही होना चाहिए दुकान। और जैसे प्राकृतिक, अब प्राकृतिक लिखा है किताब में और आप लोग ऐसा लिखते भी हैं, जबकि होना चाहिए प्राकृतिक, वो शुद्ध है। अब औद्योगिक लिखना है तो आप लोग बोलते हैं औद्योगिक, ये एकदम गलत है, तो शुद्ध होगा औद्योगिक। जैसे पर्याप्त, वास्तव में पर्याप्त नहीं है, वो है पर्याप्त, ऊपर र रखा जाएगा। अच्छा, इस्तेमाल, इस्तेमाल को आप लोग इस्तेमाल लिखते हैं, जबकि होना चाहिए इस्तेमाल। प्रतिस्पर्धात्मक, तो प्रतिस्पर्धात्मक आपने गलत लिखा है, तो प्रतिस्पर्धात्मक को लिखना है प्रतिस्पर्धात्मक। अब उत्पादन, अब जो उत्पादन बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा उत्पादन। और संधि आपने पढ़ी होगी, इसमें दिया है पुस्तकालय। अब पुस्तकालय की संधि कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे, तो पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, इसमें स्वर दीर्घ संधि होगी। विद्यालय, विद्या धन आलय, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। यद्यपि, यदा धन अपि, यण स्वर संधि है इसमें। रामायण, राम धन अयन, इसमें व्यंजन स्वर संधि है। तथैव, तथा धन एव, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। पावन, पौ धन अन, इसमें अयादि स्वर संधि है। ऐसे महर्षि शब्द है, महर्षि का महा, धन ऋषि, गुण स्वर संधि है। और अन्वय, अनुधन अय बराबर अन्वय, तो यण स्वर संधि होगी। और महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, इसमें गुण स्वर संधि होगी। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, इसमें गुण स्वर संधि होगी। और पवन, पो धन अन, अयादि स्वर संधि होगी। तो संधि का जो संधियां हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इनको बहुत बारीकी से आप देखें। आइए अब हम समास को देखें, समास विग्रह को देखें। योजनाबद्ध, योजना से बद्ध, इसमें करण तत्पुरुष समास है। उमड़ती घुमड़ती, उमड़ती और घुमड़ती, इसमें द्वंद्व समास है। च अर्थे द्वंद्व, जहाँ और शब्द का लोप हो वहाँ द्वंद्व समास होगा। माता पिता,
माता और पिता, यहाँ द्वंद्व समास। अब श्रम पर आधारित अधिकरण तत्पुरुष समास है। आपदा प्रबंधन, आपदा के लिए प्रबंधन, इसमें संप्रदाय तत्पुरुष समास है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर कलाम ने अपने आगमन पर एक कविता लिखी थी। वह कविता है छत्तीसगढ़ के गौरव की जय। छत्तीसगढ़ के जनगण के गौरव की जय हो। घूमा हूँ घने वनों के बीच यहाँ मैं, जब जब भारत भूमि के अंतर मन में आकर, जैसे एक सुहाना सपना पल भर में साकार हो उठे। पुलकित हुआ मेरा मन सुंदरता से, पुलकित हुआ मेरा मन सुंदरता से, अप्रतिम चित्रकूट के झरने की धुन पर जैसा डोला। कुसुमित हुआ मेरा मन मित्रों, स्थापना दिवस की इस गौरव वेला पर वीर नारायण सिंह की कुर्बानी करूं सलाम। आज मैं इस महान धरती पर जहां भूमकाल की क्रांति हुई थी। अरे गुरु घासीदास ने शांति और समता का अमर संदेश दिया। गुरु घासीदास ने शांति और समता का अमर संदेश दिया। खूबचंद ने स्मृति का स्वप्न रचा था। खूबचंद ने स्मृति का स्वप्न रचा था और महानदी की घाटी में विकसित भारत की जड़ें, महानदी की घाटी में विकसित भारत की जड़ें जम रही मेहनत कश इंसानों का श्रम, इसके हृदय कमल में विकसित हरित स्वर्ण छवि सौरभमय सा। छत्तीसगढ़ के जनगण के गौरव की जय हो। छत्तीसगढ़ के जनगण के गौरव की जय हो। जय हो।